चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि आप लोग कॉपी कलम ले करके बैठिए ताकि क्वेश्चन बढ़िया से समझ में आवे। टोटल मिला करके 75 से 80 क्वेश्चन हम आप लोग को बतलाएंगे, जिससे आपका बोर्ड का तैयारी बहुत ही बढ़िया ढंग से हो जाएगा। चलिए तो हम लोग इस वीडियो में 45 से स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए, इसमें जो है कि 3a यहाँ -a + b -a + c हम लोग देख रहे हैं कि अगर इन तीनों को जोड़ देते हैं तो -a 2a और माइनस यहाँ पर 3a है, 3a में से 2a जाएगा तो a बच जाएगा, तो a + b + c आ जाएगा। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं C1 टेंस टू C1 + C2 + C3। C1 में 3 एलिमेंट, C2 में 3 एलिमेंट, C3 में 3 एलिमेंट। C1 के पहला एलिमेंट को C2 के पहला एलिमेंट से, C3 के पहला एलिमेंट से, तीनों को जोड़ देते हैं तो ये आपका आ जाएगा a + b + c। उसी प्रकार यहाँ जोड़ेंगे इन तीनों को तो आ जाएगा a + b + c और यहाँ भी आ जाएगा a + b + c। C1 टेंस टू C1 के स्थान पर लिखना है, C1 C2 C3 को जोड़ करके लिख दिए हम लोग। अब जो है कि बाकी दो को ज्यों का त्यों लिख देंगे। 3b - c + b -a + c -b + c 3c। अब इसको हम लोग हल करते हैं। a + b + c कॉमन ले लेंगे हम लोग। a + b + c कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा 1 1 1 -a + b 3b -c + b -a + c -b + c 3c। देखिए, जब भी डिटर्मिनेंट में 1 1 1 आता है सबसे पहले घटाने का काम करते हैं। 1 में से 1 जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा 0। इसमें से जो घटाएंगे तो -a, अभी में से 3b जाएगा -a - 2b। इसको घटाएंगे c कट जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी -a + b हो जाएगा। 1 में से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा और 3b में से b जाएगा तो 2b और माइनस माइनस प्लस c हो जाएगा। यहाँ घटाइएगा तो ये -b या c में से 3c जाएगा -2c। चलिए, थर्ड रो को ज्यों का त्यों हम लोग लिख लेंगे। जो भी क्रिया यहाँ पर करेंगे बगल में हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ हम लोग लिखेंगे R1 टेंस टू R1 - R2, R2 टेंस टू R2 - R3। यानी R1 में से R2 घटाए हैं, R2 में से R3 घटाए हैं। अब ये क्वेश्चन आपका आसान हो गया। इसमें 2 0 आ चुका है। फर्स्ट कॉलम के लोग इसको हम लोग सोल्व कर देंगे। चलिए सोल्व कर देते हैं। तो a + b + c 1 को पकड़ेंगे तो 1 के रो और कॉलम को छोड़ देंगे, इसका गुना इससे करेंगे, इसका गुना इससे घटा देंगे तो -a और -b माइनस माइनस प्लस ab, -a का गुना करेंगे 2c से तो माइनस माइनस प्लस 2ac माइनस माइनस प्लस 2b² माइनस माइनस प्लस 2 दूना के 4 4bc। अब घटाएंगे तो माइनस गुना कर देते हैं पहले, और गुना करने में जो माइनस में आएगा उसको प्लस में लिखेंगे, जो प्लस में आएगा उसको माइनस में, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी पहले हम लोग माइनस से गुना करने जा रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जैसे 2b का गुना -a से करेंगे तो -2ab आएगा। अब माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा 2ab। 2b का गुना b से करेंगे तो 2b² आएगा प्लस में, और माइनस से गुना होगा तो -2b²।
ये माइनस ए सी और माइनस से गुना होगा तो प्लस ए सी हो जाएगा। अब माइनस प्लस है तो बी सी होगा और माइनस से गुना कर देंगे तो माइनस बी सी हो जाएगा। 2b² कट जाएगा। अब इसको हम लोग सोल्व कर देंगे। a प्लस बी प्लस सी, यहाँ ab और 2ab 3ab, 4bc में से bc जाएगा 3bc और 2ac या प्लस ac 3ac, 3 कॉमन ले लेंगे तो 3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी और ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। यानी आपका जो है कि ऑप्शन जो है कि 3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी ए बी बी सी सी ए, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 को देखिए। यहाँ पर आप देखिएगा कि इसका निगेटिव ये है, एक दूसरे का निगेटिव, एक दूसरे का निगेटिव ये भी है और एक दूसरे का निगेटिव ये भी है, और उसका ये डायगोनल एलिमेंट जो है कि ये 0 0 0 है। यानी डेल्टा बराबर हम लोग लिखते हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ध्यान दीजिएगा, A21 का निगेटिव है A12 और A13 का निगेटिव है A31 और A23 का निगेटिव है A32। यानी हम कह सकते हैं कि AIJ बराबर माइनस AJI और A11, A22, A33 ये डायगोनल एलिमेंट है। जहां I बराबर J होता है उसको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट। तो 1 1 बराबर है, 2 2 बराबर है, 3 3 बराबर है, यानी ये डायगोनल एलिमेंट है। तो जिस डिटर्मिनेंट का डायगोनल एलिमेंट 0 हो और AIJ का मान माइनस AJI के मान के बराबर हो उसको बोलते हैं हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट। स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट। और यदि स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट विषम कोटि का हो, विषम कोटि यानी कि ऑड ऑर्डर विषम कोटि का हो, तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो है कि 0 होता है। विषम कोटि, तो यहाँ पर ये जो है 3 गुना 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है और 3 गुना 3 यानी विषम। तो कह रहा है, इसका नियम कहता है, इसको हम हल भी कर सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, रो और कॉलम पकड़ के हल करेंगे तो कट के 0 आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर 0 हो जाएगा। ऐसे हम लोग याद रखेंगे कि विषम कोटि का यानी अगर डिटर्मिनेंट 3 गुना 3 ऑर्डर का हो, 5 गुना 5 ऑर्डर का हो, 7 गुना 7 ऑर्डर का हो, तो उस परिस्थिति में यदि विषम कोटि का डिटर्मिनेंट स्क्यू सिमेट्रिक हो यानी AIJ का मान माइनस AJI के बराबर, इसका निगेटिव है, इसका निगेटिव है, इसका निगेटिव है, तो वैसे डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है। तो इसका आंसर आपका जो है कि ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी क्वेश्चन पर आधारित है, उसको हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 नंबर जो क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। A प्लस बी प्लस सी बराबर पाई दिया गया है। साइन A प्लस बी प्लस सी का मान यहाँ पाई, साइन पाई का मान 0, तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ 0 ऑलरेडी है, यहाँ भी 0 ऑलरेडी है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर A प्लस बी प्लस सी का मतलब हो गया साइन पाई का वैल्यू 0 होता है तो 0 लिख देते हैं। यहाँ माइनस साइन A है, देखिए थोड़ा यहाँ पर A प्लस बी प्लस सी बराबर दिया गया है पाई, तो हम लोग लिख सकते हैं A प्लस बी बराबर पाई माइनस सी।
अब जो है कि दोनों तरफ लगा देते हैं कॉस, तो कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस पाई माइनस सी। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस पाई माइनस सी, यानी कॉस 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है इसलिए माइनस कॉस सी हो जाएगा। यानी हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कॉस ए प्लस बी को माइनस कॉस सी। अब देख रहे हैं कि माइनस कॉस सी यहाँ प्लस कॉस सी दिया गया, एक दूसरे का निगेटिव आ रहा है, ये भी एक दूसरे का निगेटिव आएगा, यहाँ माइनस साइन ए है। बी प्लस सी को सोल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा साइन ए। हल करके भी देख सकते हैं हम लोग 0। उसी प्रकार यहाँ पर इसको हल करेंगे तो tan ए आएगा माइनस में, माइनस tan ए, और ये cos c tan ए 0। ठीक है, तो अब हम लोग देख रहे हैं कि ये विषम कोटि का ऑड ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्री डिटर्मिनेंट है, यानी ए आई जे का मान ए माइनस ए जे आई के बराबर है। इसका नेगेटिव ये है और इसका नेगेटिव ये, इसका नेगेटिव ये है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका सही आंसर। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि एक्स वाई जेड का मान पॉजिटिव है, एक्स 1 के बराबर नहीं है, वाई 1 के बराबर नहीं है, जेड 1 के बराबर नहीं है, तो इसका मान क्या होगा। हम यहाँ पर 1 को लिख सकते हैं log x बेस x, क्योंकि log का बेस और आर्गुमेंट जब बराबर होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। यहाँ log y बेस x, log z बेस x, log x बेस y, इसको भी लिख सकते हैं हम लोग log y बेस y। यहाँ बेस x x x, इसमें y y y, log z बेस y, और यहाँ आपका दिया गया है log x बेस z, log y बेस z। यहाँ भी बेस z बनाएंगे तो 1 को log z बेस z लिख लेते हैं, क्योंकि log का बेस और आर्गुमेंट बराबर होता है तो वैल्यू 1 होता है। अब हम लोग एक फार्मूला पढ़े हैं, log a बेस b को लिख सकते हैं log a बटा में log b। तो इसी फार्मूला से इसको हम लोग अलग अलग कर लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा log x बटा में log x। यहाँ लिख सकते हैं log x बटा में log y, और इसको लिख सकते हैं log x बटा में log z। यहाँ हो जाएगा आपका log y बटा में log x, इसको लिख सकते हैं log y बटा में log y, log y बटा में log z बटा में log z। अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर log x log x log x, log y log y log y, log z log z log z। तो ऐसा करते हैं कि हम लोग कॉमन ले लेते हैं, फर्स्ट रो से 1 बटा में log x, सेकेंड से 1 बटा में log y, और थर्ड से 1 बटा में log z कॉमन ले लेते हैं, तो बच जाएगा log x log x कॉमन ले लिए तो यहाँ बचेगा log x log y log z। यहाँ log y कॉमन ले लिए तो यहाँ बचेगा log x log y log z, और यहाँ से हम लोग जो है कि log z कॉमन ले लिए तो ये हो जाएगा log x log y log z। चाहे तो हम फिर यहाँ से log x कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से log y कॉमन, यहाँ से log z कॉमन, 1 1 1 हो जाएगा। लेकिन यहीं पर हम लोग का आंसर हो गया। यहाँ हम लोग देख रहे हैं
कि R1 R2 R3 तीनों जो है कि रो आइडेंटिकल है, और जब तीनों रो आइडेंटिकल होगा तो इसका वैल्यू जो है कि 0 हो जाएगा। 0 गुना कुछ भी आपका जो है कि इसका आंसर 0 आ जाएगा। 0 इसका ऑप्शन जो है कि ऑप्शन इसका छूट गया है, ऐसे इसका आंसर जो है कि 0 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 इसको हम लोग देखते हैं। साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, कॉस ए प्लस बी को इस पर तोड़ दीजिए तो कॉस ए प्लस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ तोड़ दीजिए कॉस बीटा इंटू कॉस डेल्टा माइनस साइन बीटा इंटू साइन डेल्टा। इसको लिख सकते हैं कॉस गामा कॉस डेल्टा माइनस साइन गामा साइन डेल्टा। अब इसको अलग अलग हम लोग कर लेते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये दो पार्ट में इसको तोड़ लेते हैं अलग अलग करके, और इसमें से देखिए कॉस डेल्टा कॉस डेल्टा कॉस डेल्टा कॉमन हो जाएगा। कॉमन हम लोग ले लेते हैं एक ही बार, कॉस डेल्टा कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, और यहाँ बच जाएगा आपका कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। अब यहाँ माइनस हम लोग कॉमन ले लेते हैं, और साइन डेल्टा साइन डेल्टा साइन डेल्टा, साइन डेल्टा को हम लोग जो है कि बाहर कर लेंगे, और ये फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम ज्यों का त्यों रहेगा। थर्ड कॉलम में हम लोग इसको लिखेंगे, माइनस बाहर निकाल लिए, साइन डेल्टा को भी बाहर निकाल लिए, तो आपका हो जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। अब यहाँ हम लोग लिखेंगे साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा। अब आप देखिए यहाँ पर C1 और C3 बी आइडेंटिकल, C1 और C3 एक समान हो गया। जब कोई भी डिटर्मिनेंट का दो रो या दो कॉलम समान होता है उसका वैल्यू 0 होता है, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। और यहाँ पर C2 और C3 को देखिए, ये दोनों आपका समान हो गया, यानी इसका भी वैल्यू 0 हो जाएगा। अब आपका 0 माइनस 0 यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा 0। 0 ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 में दिया गया है A1 A2 A3 डॉट डॉट AN GP में हो R इन GP। देखिए GP का पहचान है A1 A2 A3 डॉट डॉट AN R इन GP। हम लोग पढ़े हैं कि जब AP में होता है तो दो लगातार पदों का अंतर समान होता है, और GP में दो लगातार पदों का अनुपात समान होता है। यानी अनुपात समान होने का मतलब ये कि अगला पद में पिछला पद से भाग देंगे, अगला पद A3 में पिछला पद A2 से भाग देंगे, अगला पद जो है कि AN में पिछला AN-1 से भाग देंगे। ऐसे ही डॉट डॉट बराबर आगे आपका AN+1 बटा में AN, इन सब का मान समान आएगा और वह एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम लोग R मान लेते हैं। ठीक है, कांस्टेंट को हम लोग R मान लेते हैं, कॉमन रेशियो सार्वनुपात को हम लोग R मान लेते हैं।
क्योंकि जीपी में कोई भी टर्म होता है तो उसके दो लगातार पदों का अनुपात समान होता है। अगला पद में पिछला पद से भाग देने पर एक समान आता है, उसको हम लोग आर मान लेते हैं कि आर आएगा। अब इस प्रश्न को हम लोग ध्यान देते हैं कि प्रश्न में क्या दिया गया है। देखिए इस क्वेश्चन को, इस प्रश्न में log ए एन, यहाँ ए एन प्लस वन एन, उसका अगला पद ए एन प्लस वन, अगला पद ए एन प्लस टू, तीनों लगातार टर्म है। एन प्लस थ्री, एन प्लस फोर, एन प्लस फाइव, ये भी तीनों लगातार है। ऐसा करते हैं कि घटाते हैं हम इसको, C1 टेंस टू C1 माइनस C2 और C2 टेंस टू C2 माइनस C3 कर देते हैं, या इधर से घटाएंगे तो C3 टेंस टू C3 माइनस C2 और C2 टेंस टू C2 माइनस C1। हम लोग इधर से ही घटाते हैं ताकि बनाने में थोड़ा सा सुविधा होगा। चलिए देखिए, तो यहाँ हम लोग क्रिया करेंगे, C3 टेंस टू C3 माइनस C2 और C2 टेंस टू C2 माइनस C1, यानी कि कॉलम फर्स्ट को ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर C2 टेंस टू C2 माइनस C1, तो C2 टेंस टू C2 माइनस C1 करेंगे तो हम लोगों का आएगा, देखिए हम लोगों का आएगा log ए एन प्लस वन, log ए एन प्लस वन माइनस log ए एन आएगा। हम लोग फॉर्मूला पढ़े log m माइनस log n, log m बटे में n, तो log ए एन प्लस वन बटा में ए एन हो जाएगा। सीधे हम लोग इसको लिखेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, आप लोग इसको कॉपी कलम ले करके बैठिएगा, साथ साथ बनाइएगा तो ठीक से समझ में आ जाएगा। log ए एन प्लस वन बटे में ए एन हो जाएगा। उसी प्रकार अगला log ए एन प्लस फोर में से log ए एन प्लस थ्री घटाएंगे तो log m माइनस log n, log m बटा में log n के फार्मूला से ये बटा में आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा log ए एन प्लस सेवन बटा में log m बटा में n, log m माइनस log n, log m बटा में n। देखिए अब इसी प्रकार यहाँ भी जो है कि ए एन प्लस टू में से ए एन प्लस वन घटाएंगे, यानी आप लिखिएगा log ए एन प्लस टू माइनस log ए एन प्लस वन, तो log m माइनस log n, log m बटा में n, ये हो जाएगा log ए एन प्लस टू बटा में ए एन प्लस वन। तो वही हम लोग यहाँ लिखते हैं, यहाँ आपका हो जाएगा log ए एन प्लस टू बटा में ए एन प्लस वन, log ए एन प्लस फाइव बटा में ए एन प्लस फोर, log ए एन प्लस एट बटा में ए एन प्लस सेवन। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि दो लगातार पदों का अनुपात समान होता है, तो A2 अगला पद बटा में A1 का वैल्यू R आएगा। तो यहाँ देखिए ए एन प्लस वन बटा में ए एन, यही टर्म है, इसका वैल्यू R आएगा। यहाँ भी दो लगातार पद है, दो लगातार पद है, इसका वैल्यू R, यहाँ भी R, यहाँ भी R, सब जगह R हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा log ए एन प्लस थ्री, log ए एन प्लस सिक्स, और यहाँ हो जाएगा log R, log R, log R, log R, log R, log R। अब हम लोग देख रहे हैं डिटर्मिनेंट का दो कॉलम जो है कि समान है, और हम लोग पढ़े हुए हैं किसी भी डिटर्मिनेंट का कोई भी दो रो या दो कॉलम समान होता है तो उसका वैल्यू जो है कि 0 होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका जो है कि 0, यानी ऑप्शन सी सही आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 में दिया गया है कि डिटर्मिनेंट है ए आई जे का सहखंड यानी कोफैक्टर
कैपिटल AIJ है, तो इसमें से कौन सा सही है यानी कौन सा डिटर्मिनेंट के बराबर है। इसका एक नियम आप लोग यहाँ जान जाइए कि किसी भी डिटर्मिनेंट के किसी रो या कॉलम को उसी के कोफैक्टर से गुना करते हैं तो मान डिटर्मिनेंट के मान के बराबर आता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर हम इसका जो है कि फर्स्ट रो पकड़ लेते हैं और फर्स्ट रो के एलिमेंट को यानी तीनों को उसी के कोफैक्टर से गुना करके जोड़ देंगे तो मान डिटर्मिनेंट के मान के बराबर आएगा। यानी हम कह सकते हैं डेल्टा बराबर A11 का गुना AIJ का कोफैक्टर CIJ या कैपिटल AIJ से भी लिख सकते हैं। यहाँ कैपिटल AIJ दिया गया है। A11 का कोफैक्टर कैपिटल A11 प्लस A12 का कोफैक्टर कैपिटल A12 प्लस A13 तीसरा एलिमेंट का कोफैक्टर कैपिटल A13 को कॉरस्पॉन्डिंग गुना करके जोड़ेंगे तो मान डिटर्मिनेंट के मान के बराबर आएगा। तो यहाँ पर देखना यह है कि किस रो को लिया गया है। देखिए ऑप्शन में A11 कैपिटल A11 यहाँ माइनस हो गया, ये तो ऑप्शन नहीं होगा चूंकि जोड़ना है। A11 A12 हो गया, ये भी ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि यहाँ 11 है और यहाँ पर 12 हो गया, जबकि A11 का कैपिटल A11 से गुना करना है। ऑप्शन सी A11 का कैपिटल A11 से, A21 का कैपिटल A21 से, A31 का A कैपिटल 31 से। यानी कि यहाँ जो है कि पकड़ा गया है आपको फर्स्ट कॉलम को, फर्स्ट कॉलम के तीनों एलिमेंट को उसी के कोफैक्टर से गुना करके जोड़ दिया गया। यानी ऑप्शन सी आपका जो है कि सही आंसर है। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, किसी भी डिटर्मिनेंट में उसके रो या कॉलम को उसी के कोफैक्टर से गुना करके जोड़ने पर वैल्यू डिटर्मिनेंट के मान के बराबर आता है। अब हम लोग को यहाँ पर 3 रो या 3 कॉलम दिया गया है। किसी भी रो या किसी भी कॉलम को पकड़ करके उसी के कोफैक्टर से गुना करेंगे तो मान डिटर्मिनेंट के मान के बराबर आएगा। कोफैक्टर निकालना पिछले वीडियो में हम समझा चुके हैं। तो एक चीज़ और यहाँ पर मान लेते हैं, आपको ऐसा क्वेश्चन ना पूछ करके अगर यहाँ पर कुछ और दिया होता, जैसे मान लेते हैं एक रूल और आपका है कि किसी भी डिटर्मिनेंट के किसी रो या कॉलम को किसी दूसरे रो या कॉलम के कोफैक्टर से गुना करके जोड़ने पर वैल्यू 0 के बराबर आता है। यानी A11 का गुना, यानी फर्स्ट रो को हम पकड़ लेते हैं, अब फर्स्ट रो के तीनों एलिमेंट का गुना सेकेंड रो के एलिमेंट से या थर्ड रो के एलिमेंट के कोफैक्टर से करते हैं तो मान 0 आएगा। जैसे A11 का गुना A21 से प्लस A12 का गुना A22 से प्लस कैपिटल में और A13 का कैपिटल A23 से, इसका वैल्यू 0 आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ हम लोग जो है कि फर्स्ट रो का एलिमेंट लिए हैं और सेकेंड रो का कोफैक्टर लिए हैं। तो किसी भी डिटर्मिनेंट के किसी रो को किसी दूसरे रो के कोफैक्टर से गुना करके जोड़ने पर वैल्यू 0 आता है, या किसी डिटर्मिनेंट के किसी कॉलम को किसी दूसरे कॉलम के कोफैक्टर से गुना करके जोड़ेंगे। जैसे मान लेते हैं कि हम लोग फर्स्ट कॉलम को ले लेते हैं और उसको कोफैक्टर थर्ड कॉलम के कोफैक्टर से गुना करके जोड़ देते हैं तो इसका मान जो है कि वह 0 आएगा, बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इसका ऑप्शन सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 52 यहाँ कह रहा है कि डिटर्मिनेंट में 4 का कोफैक्टर क्या होगा। तो हम लोग पढ़ चुके हैं प्लस माइनस, इसका सिंबल माइनस होगा तो माइनस लगा देंगे और उसके बाद इस 4 का हम लोग निकाल देंगे माइनर और कोफैक्टर में इतना ही अंतर है। कोफैक्टर में साइन को हम लोग लेकर चलते हैं और जो है कि माइनर में साइन को लेकर नहीं चलते हैं। यहाँ कोफैक्टर है, इसका साइन जो है कि माइनस होगा,
जिस एलिमेंट का निकालना है कोफैक्टर उस एलिमेंट के रो और कॉलम को छोड़ देंगे। तो 2 गुना ये 2 हो जाएगा, ये -3, यहाँ 0 और 1। अब आप इसको हल कर दीजिए। 2 गुना 1 2, ये -0 -2। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53 में दिया गया है कि यदि a एक 3 गुणा 3 कोटि का वर्ग अवयव है तो k a के डिटर्मिनेंट का मान होगा। देखिए, किसी भी कांस्टेंट से डिटर्मिनेंट में गुना करते हैं तो उसके ऑर्डर पर ध्यान देंगे। 3 गुना 3 ऑर्डर का है, तो जब k बाहर आएगा तो फर्स्ट रो से बाहर आएगा, सेकेंड रो से बाहर आएगा, थर्ड रो से बाहर आएगा, यानी k गुना k के पावर 3 डिटर्मिनेंट ए हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है कि पीछे हम लोग बना चुके हैं, वहाँ इसको विस्तार से समझाए भी हैं। तो के ए का डिटर्मिनेंट जो है कि के पावर 3 डिटर्मिनेंट ए के बराबर होगा। अगर यही यहाँ पर 2 गुणा 2 ऑर्डर का होता तो के फर्स्ट रो से बाहर आता, के सेकेंड रो से बाहर आता, यानी के स्क्वायर डिटर्मिनेंट ए हो जाता। तो यहाँ ऑप्शन आपका सी सही आंसर है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि a 3 गुणा 3 कोटि का एक वर्ग अवयव है तो एडजॉइंट a। एडजॉइंट पढ़ना है आप लोग को मैट्रिक्स में, यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम बतला देते हैं। एडजॉइंट के बारे में आपको मैट्रिक्स में बतलाया जाएगा, अभी यहाँ इतना ही ध्यान दीजिए इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट जो है, डिटर्मिनेंट a के पावर में n-1 के बराबर होता है, जहाँ n डिटर्मिनेंट का ऑर्डर है। तो यहाँ चूंकि ऑर्डर 3 गुना 3 है तो डिटर्मिनेंट a के पावर में 3 - 1, यानी डिटर्मिनेंट a का स्क्वायर। ऑप्शन बी सही आंसर है। एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट a के पावर में n-1 के बराबर होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 55। कह रहा है कि 2 गुणा 2 कोटि का एक व्युत्क्रमणीय अवयव, यानी वह मैट्रिक्स जिसका इनवर्स संभव है, तब का डिटर्मिनेंट ए इनवर्स का मान क्या होगा। डिटर्मिनेंट ए इनवर्स का मान 1 में डिटर्मिनेंट ए के बराबर होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 56, करा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सारणिक एक वर्ग अवयव है। ये आंसर पूर्ण रूप से सही नहीं है। देखिए, सारणिक एक अवयव से संबंध एक संख्या है, ये सही है, लेकिन यहाँ पर केवल अवयव दिया गया है, जबकि मैट्रिक्स जो है कि अवयव का मतलब मैट्रिक्स जो है कि स्क्वायर के फॉर्मेट में भी होता है और रेक्टेंगुलर भी होता है। रेक्टेंगुलर आयताकार भी होता है और वर्गाकार भी होता है, इसलिए यहाँ पर स्पष्ट नहीं है, इसलिए ये भी आंसर आपका सही नहीं है। इसके नीचे दिया गया है कि सारणिक यानी डिटर्मिनेंट एक वर्ग अवयव से संबद्ध एक संख्या है। वर्ग अवयव स्क्वायर मैट्रिक्स, हाँ ये बिल्कुल सही है। डिटर्मिनेंट एक संख्या है, लेकिन किस रूप का, तो वर्ग अवयव स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड है, यानी ऑप्शन सी आपका सही है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 57 करा है कि यदि डेल्टा 3 गुणा 3 कोटि का सारणिक यानी डिटर्मिनेंट है जिसके प्रत्येक अवयव को 5 से गुना किया जाए तो बनी नई सारणिक का मान होगा। 3 गुणा 3 कोटि का है डिटर्मिनेंट, ठीक है, और इसके प्रत्येक अवयव को 5 से गुना करेंगे। इसका मतलब जब 5 से गुना हम लोग फर्स्ट रो में, 5 से गुना सेकेंड रो में और 5 से गुना थर्ड रो में करेंगे तो बनी नई सारणी का मान होगा। जब कॉमन लेंगे तो 5 फर्स्ट रो से बाहर आएगा, 5 सेकेंड रो से, 5 थर्ड रो से। 5 गुना 5 गुना 5 125, 50 25, 5 गुना 5 गुना 5 50 25 और 25 5 125, ये बाहर आ जाएगा और ज्यों का त्यों बचेगा, यानी 125 डेल्टा। ऑप्शन डी आपका सही आंसर इसका होगा। देखिए, अगला क्वेश्चन है 58 नंबर। कह रहा है यदि डेल्टा 3 गुणा 3 कोटि का डिटर्मिनेंट है एवं डेल्टा डैश उसके संगत को फैक्टर यानी एक सहखंड से बना डिटर्मिनेंट है जिसका मान 225 है,
तो डेल्टा का मान होगा। इसके लिए एक फॉर्मूला है कि संगत कोफैक्टर से बना डिटर्मिनांट के डिटर्मिनांट का वैल्यू डिटर्मिनांट के पावर में n-1 के बराबर होता है। किसी भी डिटर्मिनांट के संगत कोफैक्टर से बने डिटर्मिनांट के डिटर्मिनांट का मान डिटर्मिनांट के पावर में n-1 के बराबर होता है, जहाँ n ऑर्डर है। तो यहाँ पर हम लोगों को उसके संगत से बना जिसका मान दिया गया है डेल्टा डैश का मान दिया गया है 225 और ऑर्डर दिया गया है 3 गुना 3, तो 3 में से 1 जाएगा 2, यानी 225 बराबर हो जाएगा डेल्टा 3 में से 1 जाएगा 2 डेल्टा स्क्वायर, यानी डेल्टा बराबर रूट में 225 यानी 15 का स्क्वायर 225। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 59 नंबर में कह रहा है कि किसी सारणिक जिसकी कोई 2 पंक्तियां या स्तंभ समान है यानी आइडेंटिकल है का मान होता है। हम पढ़ चुके हैं किसी डिटर्मिनेंट का कोई भी 2 रो या 2 कॉलम समान होता है तो उसका मान जो है कि 0 होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 करा, यदि 3 गुणा 3 कोटि के सारणी का मान 11 है तब इसके सहखंडों से बनी सारणी के वर्ग का मान होगा। अभी हम लोग पढ़े हैं कि सहखंडों से बनी सारणिक डेल्टा डैश का डिटर्मिनांट डेल्टा के पावर में n-1 के बराबर होता है। यहाँ n का मान 3 गुणा 3 है, 3 में से 1 जाएगा डेल्टा स्क्वायर। तो कह रहा है कि सारणिक का मान 11 है तो इसके सहखंडों से बनी सारणिक के वर्ग का मान होगा। सबसे पहले डिटर्मिनांट ऑफ इसके सहखंडों से बनी डिटर्मिनांट का मान 11 का स्क्वायर, सहखंडों से बनी डिटर्मिनांट डेल्टा डैश का मान 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा। और हम लोगों से पूछा गया है कि सहखंडों से बनी डिटर्मिनांट के स्क्वायर का मान क्या होगा, वर्ग का मान क्या होगा। तो डेल्टा डैश के डिटर्मिनांट का स्क्वायर यानी 121 का स्क्वायर कर देंगे। 121 का स्क्वायर हम लोग निकाल लेंगे, 146 41 आएगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। इसको हम लोग विधि से निकालेंगे तो 121 में 21 और जोड़ देंगे और जो है कि इसको वर्ग कर लीजिएगा। इसका आंसर जो है कि इतना आ जाएगा, यानी ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। चलिए तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। ध्यान दीजिएगा 61 क्वेश्चन नंबर पर। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 62 से पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर 1 1 1 है, जैसे ही 1 आता हम लोग घटाने का काम करेंगे, यानी आपका जो है कि 1 में से 1 जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा 0, यम C1 माइनस यम प्लस 1 C1, इसको हम लोग साइड में घटा लेते हैं। NCR का वैल्यू होता है फैक्टोरियल n बटा में फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। और इसमें 1-2 फार्मूला हम लोग याद रखेंगे। जैसे में NC1 का वैल्यू n होता है, NCn का वैल्यू 1 होता है, NC0 का वैल्यू भी 1 होता है। यहाँ इसका काम आएगा हम लोग को। और यम प्लस 1 C1 का वैल्यू भी यम प्लस C1 हो जाएगा इस फार्मूले से। 5 C1 का 5, 10 C1 का 10, 6 C1 का C1, तो यम प्लस 1 C1 का यम प्लस 1 हो जाएगा। तो 1 में से 1 जाएगा 0। अब यहाँ इसका वैल्यू यम हो जाएगा, इसका वैल्यू यम प्लस 1 हो जाएगा। तो यम माइनस यम प्लस 1, तो यम यम कट जाएगा, यहाँ बचेगा आपका -1। इसको हम लोग को हल करना पड़ेगा। हम लोग इसको साइड में यहाँ पर हल कर लेते हैं।
तो यम C2 का मान हो जाएगा फैक्टोरियल यम बटा में फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल यम माइनस 2 माइनस फैक्टोरियल यम प्लस 1 बटे में फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल यम प्लस 1 में से माइनस 2 जाएगा तो यम माइनस 1 हो जाएगा। इस फार्मूले से NCR बराबर फैक्टोरियल n बटे में फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। अब यहाँ पर जो है कि इसको सोल्व कीजिएगा तो यम इसको एक और कम करेंगे तो यम माइनस 1, एक और कम करेंगे तो यम माइनस 2 आएगा। यम माइनस 2 पर रुक जाएंगे बटा में 2 तो ये कट जाएगा आपका यम माइनस 2 माइनस, देखिए माइनस इसको भी कम कीजिए यम प्लस 1 यम माइनस 1 एक एक कम करते जाएंगे, जैसे ही नीचे वाला मैच करेगा रुक जाएंगे और उसको कटा देंगे, कट जाएगा। अब m/2 दोनों जगह है कॉमन ले लेंगे तो m/2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा m माइनस 1 और माइनस m और माइनस प्लस माइनस 1 प्लस माइनस ये कट जाएगा माइनस 2 कट जाएगा माइनस m बचेगा, यानी यहाँ हम लोग लिखेंगे माइनस m। ठीक है। अब उसी प्रकार 1 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ 0 m प्लस 1 इसका वैल्यू होगा, m प्लस 2 C1 का m प्लस 2 होगा, m कट जाएगा 2 में से 1 जाएगा तो यहाँ आपका जो है कि 1 में से 1 जाएगा 0, इसमें से इसको घटा रहे हैं तो यहाँ माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है। अब इसको भी घटाएंगे हम लोग उसी प्रकार सॉल्व कर लेंगे। इसको हम लोग साइड में घटा लेते हैं ऊपर में, ध्यान दीजिएगा। तो m प्लस 1 C2 को हम लोग लिख सकते हैं फैक्टोरियल m प्लस 1 बटा में फैक्टोरियल 2, m प्लस 1 में से 2 घटेगा तो m माइनस 1 माइनस फैक्टोरियल m प्लस 2 बटे में फैक्टोरियल 2, m प्लस 2 में से 2 जाएगा फैक्टोरियल m। अब m माइनस 1 कटाने के लिए m प्लस 1 एक और कम करेंगे तो m हो जाएगा, अगला बार m माइनस 1 आएगा तो ऊपर नीचे कट जाएगा बटे में 2 माइनस इसको लिखेंगे m प्लस 2, एक और कम करेंगे तो m प्लस 1, अगले बार में m आएगा तो नीचे ऊपर कट जाएगा। अब ये बटे में 2, इन दोनों में से m प्लस 1/2 m प्लस 1/2 कॉमन हो जाएगा, m प्लस 1/2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा m और ये आपका यहाँ बचेगा माइनस m माइनस 2 कट जाएगा, माइनस 2 माइनस से ये कट जाएगा 2 तो माइनस, यानी माइनस के साथ आपका हो जाएगा, माइनस के साथ आपका होगा m प्लस 1 और इसको ज्यों का त्यों हम लोग छोड़ देंगे। जो क्रिया करेंगे बगल में लिख देंगे। यहाँ पर आपने किया C1 टेंस टू C1 माइनस C2 और C2 टेंस टू C2 माइनस C3। अब जो है कि फर्स्ट रो को पकड़ के सोल्व कर दीजिए। 0 गुना कुछ भी 0, 0 गुना कुछ भी 0, तो 1 को पकड़ लेते हैं, माइनस माइनस प्लस 1 के रो और कॉलम को छोड़ दीजिए, इसका गुना इसमें कीजिए, माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा m प्लस 1 माइनस 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 प्लस तो m घट जाएगा, m कट जाएगा 1 में से तो यहाँ 1 बच जाएगा। ठीक है, 1 यानी ऑप्शन बी आपका सही आंसर है।